दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है पीटर बर्न की बुक शिकारी साहिब। और उसके अंदर स्टोरी चल रही है जिम कॉर्बेट की लिखी हुई बुक तल्ला देश मैन ईटर। ये उसका पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जिम कॉर्बेट के पास दो ऑप्शंस थे, पहला चौगर टाइगर्स, दूसरा तल्ला देश टाइगर। जिम कॉर्बेट ने तल्ला देश टाइगर को पहले मारना जरूरी समझा। उसके लिए वो निकल गए। उन्होंने ट्रेन बदली, काठगोदाम से बरेली, पीलीभीत और उसके बाद टनकपुर। क्योंकि ये बुक पीटर बर्न ने लिखी है, जो कि जिम कॉर्बेट की लिखी बुक का रिव्यू कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया उनका भी एक्सपीरियंस जब वो पीलीभीत में रुके थे तो मच्छरों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी और क्या क्या हुआ था वो सारी बातें बताई। और करते करते जिम कॉर्बेट पहुंच गए तल्ला देश के पास में। लेकिन उनको वो गांव नहीं मिल रहा था जहां पर तल्ला देश मैन ईटर ने रिसेंट में लड़के को मारा था। अब उसके आगे का एपिसोड सुनते हैं। कॉर्बेट को एक रोड मिली थी जिससे कि वो ईस्ट की तरफ चलते हुए शारदा नदी के किनारे एक गांव में पहुंच गए थे। मैन ईटर ने वहां भी वारदात की थी और एक औरत को मारा था, लेकिन कुछ दिनों पहले मारा था। गांव वाले चाहते थे कि कॉर्बेट रुक जाए, लेकिन कॉर्बेट को उम्मीद थी अगर वो उस गांव में रुकेंगे जहां नया शिकार हुआ है, जहां लड़के को मारा है, तो मैन ईटर से उनकी मुठभेड़ के ज्यादा चांसेस है। तो वो उस वाई शेप में आए और वेस्ट की तरफ चले गए। जो लकड़ी का एरो उन्होंने बनाया था अपने आदमियों को बताने के लिए, क्योंकि वो पीछे आ रहे थे कि उन्हें मालूम चल जाए कि जिम कॉर्बेट किस तरफ गए हैं। अब इस तरफ चलते हुए जिम कॉर्बेट एक दूसरे गांव में आ गए जिसका कि नाम था तल्ला कोट। अब गांव के मुखिया ने बताया कि इस गांव में 5 अप्रैल को, यानी कि 2 दिन पहले, एक महिला को मैन ईटर ने मार दिया है और उठाकर ले गया है। और जिम कॉर्बेट को यह भी बताया गया है कि डेप्यूटी कमिश्नर बेन्स के ऑर्डर्स हैं कि उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार ना किया जाए। जहां टाइगर ने उसे रखा है वहीं रहने दिया जाए जब तक कि जिम कॉर्बेट ना पहुंच जाए। अब करीब 30 लोगों की एक पार्टी उस औरत की डेड बॉडी को ढूंढने के लिए निकली हुई थी। अब उस पार्टी में एक 17 साल का लड़का था, उसका नाम था डूंगर सिंह, और वो महिला जिसे टाइगर ने मारा था उसकी ही मां थी। अब उस पार्टी ने जिम कॉर्बेट को बताया कि उस लेडी के रिमेन्स के नाम पे जो मिला है वो सिर्फ उसके दांत है। हालांकि बेन साहब यानी कि डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑर्डर्स थे, तो उन्होंने उस जगह के पास पर एक पेड़ पर मचान बना दिया है ताकि शिकारी साहब आए और उस मचान पर बैठे। जब उन लोगों ने ये बताया तो वो 17 साल का लड़का डूंगर सिंह आगे आया और बोला, साहब मैं आपको उस जगह पर ले चलूंगा। जिम कॉर्बेट ने उस लड़के के साहस की सराहना की और बोले, चलो तुम मुझे ले चलो उस जगह पर। अब एक पहाड़ी रास्ता था जिसके दोनों तरफ वैली थी। एक तरफ लद्या रिवर की वैली थी और एक तरफ शारदा रिवर की। अब यहां पर पीटर बताते हैं कि अपने लेखन में जिम कॉर्बेट कभी कभी तो इस नदी को काली लिखते हैं और कभी कभी लिखते हैं शारदा, और कभी कभी एक तीसरा नाम भी आता है, वो नाम है महाकाली। लेकिन पीटर बोलते हैं कि जो मेरा आकलन है उसके अकॉर्डिंग काली नाम नेपाल के लोग इस्तेमाल करते हैं और शारदा नाम कुमाऊं के लोग। अब उस पहाड़ी रास्ते पे जिसके दोनों तरफ से वैली नजर आती थी, वो लड़का रुका और पीछे पीछे जो लोग आ रहे थे वो भी रुक गए। लड़के ने इशारे से बताया, करीब 1000 फीट की गहराई पर एक जगह थी जहां उसने पॉइंट आउट करके बताया कि उसकी मां बाकी महिलाओं के साथ वहीं पर घास काट रही थी जब मैन ईटर ने उसे अपना शिकार बना दिया। फिर उसने उंगली के इशारे से एक पेड़ दिखाया जहां पर यह 30 लोगों की पार्टी गई थी और उन्हें मिले थे उस महिला के दांत। और उन लोगों ने कहा कि जब वो उस जगह पर जा रहे थे तो लंगूर मंकी भी कॉल कर रहे थे और घोराल भी कॉल कर रहा था। अब कॉर्बेट जो कि जंगल के माहिर थे, वो जानते थे कि घोराल तो आदमी को भी देख के कॉल कर सकता है, लेकिन लंगूर आदमी को देख के कॉल नहीं करेगा। इसका मतलब उसने कुछ ऐसा देखा है जिससे वो डर गया है, और वो डर या तो लेपर्ड का है या टाइगर का। और कॉर्बेट ने अंदाजा लगा लिया था कि 30 लोगों की पार्टी को देख के वो टाइगर डिस्टर्ब हो गया है और उसका पेट भी अभी भरा हुआ है क्योंकि उसने महिला को खाया है, तो पक्का वहीं कहीं लेट के आराम कर रहा होगा।
अब कॉर्बेट ने डिसाइड किया कि वो उसी वक्त उस जगह नीचे जाएंगे जहां पर महिला का शिकार हुआ था। और जब उन्होंने अपने इरादे डूंगर सिंह को बताए तो डूंगर सिंह राजी हो गया कॉर्बेट के साथ चलने के लिए, उन्हें वहां पर ले जाने के लिए। अब डूंगर सिंह आगे आगे चलने लगा, कॉर्बेट पीछे पीछे। अब कॉर्बेट ने नीचे जाना शुरू ही किया था बकरियों के चलने वाले रास्ते पर, तभी उन्हें अपने पीछे कुछ आहट सुनाई दी। मुड़ के देखा तो दो आदमी आ रहे थे। अब कॉर्बेट ने देखा तो उन दोनों आदमियों में से एक के पास एक शॉटगन थी। उन्हें देख के कॉर्बेट खुश नहीं हुए। और दोस्तों, यहां पर मैं थोड़ा सा अपना रिव्यू डाल दूं। कॉर्बेट कभी भी खुश नहीं होते थे अगर उनके साथ कोई बंदूकधारी चलता था। ऐसा नहीं था कि उनके अंदर कोई कंपटीशन की भावना आती थी, लेकिन अगर कोई एमेच्योर बंदूकधारी चलता था तो उन्हें डर लगता था कहीं वो गोली ना चला दे और उस गोली के चलने से गोली कॉर्बेट को ना लग जाए और उनकी जान ना चली जाए। हाँ, अगर उनके दोस्त होते थे अंग्रेज शिकारी जो कि ट्रेंड शिकारी होते थे, तो कॉर्बेट को कोई आपत्ति नहीं थी कि बंदूक लेके कोई चले। और जैसा कि अभी आपने पहले सुना था कि तल्ला देश मैन ईटर के जाने के पहले उनके कान का पर्दा फट गया था क्योंकि हाथी के हौदे से गोली चलाई गई थी। जिस हाथी पर कॉर्बेट बैठे थे उसी से गोली चलाई थी, यानी कॉर्बेट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अगर वो ट्रेंड शिकारी है तो उनके बगल में बैठ के गोली चलाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसको कॉर्बेट जानते नहीं थे, अगर वो उनके पीछे बंदूक लेके चल रहा है या उनके आगे, तो उन्हें हमेशा डर होता था कहीं उसकी बंदूक की गोली चल ना जाए और इनको ना लग जाए। अब कॉर्बेट इसलिए भी खुश नहीं थे कि एक बंदूकधारी था और दूसरे ने जो जूते पहने थे वो बहुत आवाज कर रहे थे, लेकिन फिर भी कॉर्बेट ने उन्हें आने दिया। जब ये काफी आगे चल दिए तो डूंगर सिंह अचानक से पीछे पलटा उस पहाड़ की तरफ जहां से ये लोग अभी आए थे। अब पहाड़ के ऊपर जो आदमी खड़े थे वो हाथ के इशारे से डूंगर सिंह को कुछ बता रहे थे, तो डूंगर सिंह ने कहा चुपचाप रहिए। अब डूंगर सिंह ने अपने हाथों को कप के आकार का बना के अपने कान में लगाया और सुनने की कोशिश की कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। वहां से जो बोल रहा था डूंगर सिंह का ही भाई था और वो बता रहा था कि उसने कुछ लाल लाल देखा है, वहां पर आराम कर रहा है। एक बंजर खेत था जिसमें कि टाइगर आराम कर रहा था। और कॉर्बेट समझ गए थे जैसे ही उन्होंने सुना था लाल वर्ड, क्योंकि लाल का मतलब टाइगर ही है। लाल स्किन के ऊपर जो उसकी ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं, क्योंकि लाल डोमिनेंट कलर होता है तो ब्लैक स्ट्राइप्स दूर से नजर नहीं आती और टाइगर दूर से लाल या येलोइश रेड ही नजर आता है। अब कॉर्बेट समझ गए थे कि उनका सामना होने वाला है मैन ईटर से, और वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े उस बंजर खेत की तरफ। अब सबसे पहले कॉर्बेट के दिमाग में आई बात कि वो जो दो आदमी आए हैं उनकी सेफ्टी की जाए, और साथ में ही कहीं ना कहीं बात थी अपनी सेफ्टी की, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कॉर्बेट को दूसरे की बंदूक से डर लगता था अगर वो ट्रेंड ना हो। अब कॉर्बेट ने उनकी शॉटगन उनसे ले ली और उनसे कहा कि पास के पेड़ों पर चढ़ जाओ और जब तक मैं तुम्हें लेने ना आऊं नीचे मत उतरना। और वो आदमी खुशी खुशी पेड़ पर चढ़ गए थे। कॉर्बेट ने भी बात नोटिस कर ली थी कि वो जितना टाइगर को जानने के लिए उत्सुक थे, जैसे ही उन्हें मालूम चला था कि टाइगर से उनका सामना होने वाला है, उनकी उत्सुकता डर में बदल गई थी। अब वो पेड़ पर ही सुरक्षित रहना चाहते थे। अब जब ये आगे बढ़ रहे थे तो एक खेत पे चल रहे थे और डूंगर सिंह ने कहा कि ये जो बकरियों का रास्ता है जा रहा है, जैसे ही ये खेत खत्म होगा उसके बाद हमें वो वाला खेत नजर आ जाएगा जो कि मेरे भाई यानी डूंगर सिंह के भाई ने बताया है, और जहां पर उम्मीद है कि टाइगर लेटा है। अब पहले तो कॉर्बेट धीमे धीमे चले और जब उस खेत के किनारे के नजदीक आ गए तो घुटनों घुटनों चले, हाथ के सहारे धीरे धीरे घास के अंदर छिपते हुए उन्होंने गर्दन निकाल के झांका तो देखा करीब 120 गज की दूरी पर दो टाइगर आराम कर रहे हैं। अब दोस्तों, सब्सक्राइबर्स मुझे लिखते हैं कि आप गज में मत बताया करिए, फीट में बताया करिए और मीटर में मत बताया करिए। दोस्तों, ऑन द स्पॉट ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कैलकुलेटर लेके करना पड़ेगा। लेकिन वैसे मेरे ख्याल से 3.28 से आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर 120 गज की बात है आप 3.28 से इसको गुणा कर लो तो आपको फीट मिल जाएंगे।
ऐसे ही माइल्स के बारे में लोग बोलते हैं कि माइल्स में मत बताया करो, आप किलोमीटर्स में बताया करो। तो जितने भी माइल्स बोले मेरे ख्याल से 1.68 या 1.7 के आसपास किलोमीटर होते हैं। अगर 1 मील बोला गया है तो करीब करीब 1.25 किलोमीटर होता है। अब हर वक्त मैं स्टोरी के टाइम पे बताऊं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, आप खुद ही कैलकुलेट कर लो। अब यहां पर पीटर बोलते हैं कि बहुत सारे लोग बात करते हैं कि जिम कॉर्बेट बहुत लकी थे, कई बार उनकी जान ऐसे समय पे बची थी कि जब वो मरने ही वाले थे। तो पीटर बोलते हैं कि उस लक का आज बेहतरीन दिन था। कॉर्बेट का लक जबरदस्त तरीके से काम कर रहा था। कुछ लोगों को भाग्य का सहारा मिलता है, कुछ को नहीं, लेकिन जिम कॉर्बेट उन लोगों में से थे जिन्हें भाग्य का सहारा मिलता था। अब जिम कॉर्बेट को जब भाग्य का सहारा मिलता था तो वो केवल भाग्य नहीं होता था, उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज था जंगल के बारे में। एक एक जानवर की आवाज, हवा का रुख, सब कुछ वो पहचानते थे। और यही वजह है कि उनका लक उनका साथ देता था। यानी कि आप कह सकते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब इसे आप लक ही कहेंगे कि अपने अभियान के पहले ही दिन उनका सामना हो गया था तल्ला देश मैन ईटर से, जिसने 8 साल से उस इलाके में आतंक मचाया था। लेकिन दोस्तों, यहां पीटर नहीं, मैं बोल रहा हूं। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, क्योंकि मैंने ये सीरीज की हुई है, तो अभी हम भाग्य की बात ना ही करें, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। अब वो जो 2 टाइगर डूंगर सिंह और जिम कॉर्बेट ने देखे थे, धूप में सो रहे थे। एक दूसरे से उनकी दूरी थी 10 फीट। अब जो 2 टाइगर लेटे थे, उनमें से जो इनके पास वाला टाइगर था, उसकी पीठ इन लोगों की तरफ थी और दूसरे का पेट। कॉर्बेट ने डिसाइड किया कि दोनों को ही गोली मारता हूं। अब यहां पर पीटर अपना रिव्यू देते हैं कि एज ए एक्सपीरियंस शिकारी, कॉर्बेट ने सोचा होगा कि दोनों टाइगर्स को एक साथ ही मारेंगे, 2 शॉट मार के। और कॉर्बेट के मन में डर रहा होगा कि जैसे ही एक गोली की आवाज आएगी, दूसरा उठ के भागेगा, और वो इतनी तेज भागेगा जितनी स्पीड एक बड़ी बिल्ली जनरेट कर सकती है। और वो स्पीड इतनी होगी कि कॉर्बेट दूसरा निशाना ले नहीं पाते। लेकिन वो इस बात के लिए चिंता नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी बंदूक की आवाज से दूसरा टाइगर जब उठता तो वो उन्हें ढूंढ नहीं पाता, क्योंकि उनकी दूरी थी 120 गज। और टाइगर के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो बंदूक की आवाज से दिशा का अंदाजा लगा पाए। अब यहां पीटर बोलते हैं कि मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है शिकार करते वक्त का, कि जब ये हैवी राइफल चलती है, इतनी जोर का धमाका होता है और वो आवाज पहाड़ में गूंज जाती है, तो जो आवाज यहां से चली वहां से भी एको होके आती है। तो जो टाइगर या लेपर्ड एक पत्ते की सरसराहट या डियर के चलने की आवाज को भी पहचान लेता है, पिन पॉइंट कर लेता है और एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा लेता है, वो बंदूक के चलने का पता नहीं लगा पाता। उसका रीजन है कि आवाज गूंज के आती है, कई जगह से आती है, इतना जोर का धमाका होता है कि आपको पता ही नहीं चलता। दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मध्य प्रदेश के विदिशा का। सेम घटना मुझे अभी अभी याद आ गई पहाड़ी के एको से। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था और उस दिन क्लास में लेट पहुंचा था, सबसे पीछे की सीट पे बैठा हुआ था, और मेरे बगल में पीछे विंडो थी जिसमें कि कांच नहीं था, सिर्फ रेलिंग थी। क्योंकि फर्स्ट ईयर था और सीनियर्स उस टाइम पे बदमाशी करते थे, सर क्लास में पढ़ा रहे थे, और उस टाइम पर टाइम बम बनाने का बड़ा फैशन था। मैं भी बनाता था बंदरों को भगाने के लिए। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में टाइम बम बनाने के लिए हम क्या करते थे कि अगरबत्ती सुलगाते थे, उसके पिछले सिरे में रस्सी बम बांध देते थे, यानी सुतली बम। जब अगरबत्ती जलती जलती आखिरी तक आती थी तो एकदम जोर से धमाका होता था। जब आप उस बम को प्लेस करोगे और उसके बाद उसके फटने में कई बार 10-10 मिनट, 15-15 मिनट का फासला हो जाता था। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जो मैं टेक्निक अपनाता था, हमने उड़द की खेती की थी और मूंगफली की। उसको खाने के लिए काले मुंह के बंदर आते थे, तो मैं पहले से जब वो आने वाले होते थे, झुंड होता था उनका, तो मैं 3-4 जगह पे वो अगरबत्तियां सुलगा सुलगा के किसी में 1 इंच की दूरी पर बांधा, किसी में 3 इंच और किसी में एकदम लास्ट। और अगरबत्ती भी एकदम घटिया क्वालिटी की, जिसमें स्मेल ही नहीं होती थी, खुशबू ना हो, वो दूर दूर प्लेस कर देता था। तो कभी एक टाइम बम फटता था, कभी दूसरा, तीसरा, और बंदर आवाज करके भागते थे, मुझे मजा आता था। तो मेरी क्लास में मैं लास्ट में बैठा था
और विंडो पे किसी ने वही सुतली बम का टाइम बम बना के रख दिया और वो लड़का चला गया। अचानक से जोर का धमाका हुआ और मुझे लगा कि वहां लेफ्ट हैंड साइड में लड़कियां बैठी हैं, वहां से आवाज आई है, क्योंकि वो एको होके दीवार से आवाज टकरा के लौटी। मैं उधर देख रहा हूं और सारी क्लास मेरी तरफ देख रही है और सर भी मेरी तरफ देख रही है। मैं सोच रहा हूं ये लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, बम तो वहां फटा है। तो सर ने मुझसे पूछा ठीक हो ना, क्योंकि धुआं हो रहा। फिर मैंने मुड़ के देखा तो धुआं धुआं हो रहा था और सुतली बम के सारे टुकड़े फैले हुए थे पीछे। मुझे पता ही नहीं चला था कि मेरे पीछे बम फट गया। अब मुझे टेंशन लग रहा था कि मेरे पीछे शर्ट है कि नहीं। तो धीरे धीरे जब सारे लोग आगे देखने लगे तो धीरे धीरे मैंने अपनी पीठ पे हाथ फेर के देखा कि कपड़े सही सलामत है, क्योंकि फिल्मों में देखा था कि बम फटता है कपड़े उड़ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ये एग्जैक्टली सेम बात है जो मुझे याद आ गई कि जब धमाका मेरे पीछे हुआ था और मुझे लगा था कि सामने से हुआ है, ऐसे ही टाइगर को लगता है पहाड़ों में। अब कॉर्बेट ने सोचा होगा कि जल्दी जल्दी 2 निशाने लगाएंगे, जब तक एक टाइगर को गोली लगेगी वो दूसरा निशाना लगा चुके होंगे। अब कॉर्बेट ने सोचा कि पहला निशाना मारता हूं उस टाइगर को जो कि इनसे दूर है, जिसका कि पेट इनको दिख रहा है। तो उन्होंने अपनी .275 राइफल से उसके हार्ट का निशाना लगाया और उन्होंने ट्रिगर दबा दिया। अब जिस टाइगर को गोली लगी वो तो हिला ही नहीं, लेकिन दूसरा एकदम से उछल के खड़ा हो गया और जल्दी से 5 फीट की ऊंचाई पर या एक खेत की दीवार पर चला गया। अब यह उस टाइगर ने गलती कर दी थी, क्योंकि वो फुल निशाने पर था। कॉर्बेट ने देरी नहीं करी और दूसरा निशाना मार दिया। उससे उन्होंने उस टाइगर को पीछे की तरफ गिरते हुए देखा। अब कॉर्बेट ये देख ही रहे थे, तभी उनको जो वीट के खेत थे, यानी कि भांग के खेत थे, उन खेतों में कुछ हलचल सी दिखाई दी। अब कॉर्बेट को लग गया था कि शायद तीसरा टाइगर भी है, तो उन्होंने ट्रिगर पर उंगली रख ली और निशाना साधे रहे। अब देखा तो तीसरा टाइगर था। कॉर्बेट ने इंतजार किया और जब तक प्रॉपर निशाने पर टाइगर आ गया तो उन्होंने चला दी तीसरी गोली। अब ये निशाना लिया था करीब 200 गज की दूरी से। कॉर्बेट जो कि अव्वल दर्जे के बेहतरीन निशानेबाज थे, उन्होंने एकदम सही निशाना मारा और टाइगर के पैर मुड़े और वो लुढ़कने लगा। अब वो लुढ़कते लुढ़कते एक बांज के पेड़ में जाके टिक गया। अब इसका शरीर आधा इस तरफ लटक रहा था, आधा इस तरफ लटक रहा था। अब कॉर्बेट की फिंगर्स फिर से ट्रिगर पर थी निशाना लगाने के लिए, और यहां पर कॉर्बेट ने गलती कर दी थी। जंगल का जो कानून है, शिकार का जो कानून है, वो ये कहता है कि जब तक आप 100% श्योर ना हो जाओ ये जानवर मर गया है, तब तक लगातार उसे गोली मारते रहो। यहां पर पीटर फिर से वाप का जिक्र करते हैं, WAAP, वुंडेड एनिमल अप्रोच प्रोसीजर। और पीटर बताते हैं उनकी जो दूसरी बुक है गॉन आर द डेज, उसमें इस प्रोसीजर को डिटेल में उन्होंने समझाया है और उसमें वो परिणाम भी बताए हैं कि अगर इस बात को इग्नोर किया गया तो कितने गंभीर परिणाम होते हैं, वो सारी चीजें दर्शाई हैं। अब इस प्रोसीजर के अंदर ये रूल है कि अगर आप बड़ी बिल्ली यानी बिग कैट को मार रहे हो तो दूसरी गोली भी मार ही दो। अब भले ही आपने बिग कैट को सिर पे गोली मार दी हो या हार्ट पर, कई बार एड्रीनेलिन हार्मोन की वजह से अचानक से वो उठ खड़े होते हैं और तेजी से शिकारी पर ही हमला कर देते हैं। कॉर्बेट को उस तीसरे टाइगर के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए था और उन्हें रिलैक्स नहीं होना चाहिए था। अब कॉर्बेट बहुत खुश हो गए थे कि उन्होंने 3 टाइगर पहले ही दिन मार दिए, उसकी खुशी ही मना रहे थे, और तभी वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो तीसरा टाइगर मरा नहीं था और ये गलती थी कॉर्बेट की, और शायद उसके बदले उनकी जान भी जा सकती थी। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।